गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ऐसे से चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से संबंधित सभी ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस सेशन में आप लोग जुड़ जाइए। और चलिए, अगर हम लोग बात करें आईटीआई लेवल के, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आइए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लेकर जाइए। ठीक है, अगर हम लोग आगे की ओर चर्चा करें तो गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना होता है। अगर आप अपनी रेलवे में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो आरडीपी टीम यानी कि रेलवे धाम पटना टीम के साथ जुड़िए। ठीक है, अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ें तो देखिए, रेलवे सीबीजी 2 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने लाया गया है। इस बुक की खासियत की बात किया जाए, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज और लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस बुक से जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा में, नई ऊंचाई पर लेकर जाइए। देखिए, रेलवे धाम द्वारा आप लोगों के लिए डेली के डेली कुछ लाइव सेशन लाए जा रहे हैं, जिसमें आपका सवेरे 7 बजे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पीके साई सर के द्वारा दिया जा रहा है। 8 बजे आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से संबंधित सभी ट्रेड, फीटर, डीजल, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, इन सभी ट्रेड का सेशन आप लोगों के लिए राघव सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास शाम 6:30 बजे एसआर मैम और एम कुमार के द्वारा, और जनरल साइंस 8 बजे आर राघव सर और पीके साई सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। ये सब की सब लाइव क्लासेज आपको रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। निश्चित तौर से इस सेशन में जुड़िए, अपने तैयारी को एक नई दिशा, नई ऊंचाई पर लेकर जाइए। ठीक है, आइए शुरुआत किया जाए क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारा है कि किसी साइकिल की जो दक्षता होती है वो कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, जो कोई भी साइकिल है उसका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी को, दक्षता को हम लोग एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग? एन से। ईटा, एन ईटा, ईटा से लिखा जाता है। और इस बराबर क्या होता है? इनपुट माइनस आउटपुट बाय इनपुट। यही आपका फॉर्मूला होता है, इनपुट माइनस आउटपुट बाय आउटपुट इनपुट। ठीक है, ठीक है, इंटू 100 लगा देंगे, इफिशियंसी आपका निकलता है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही आंसर आ रहा होगा। यहां से ध्यान दीजिएगा, Q1 क्या है? Q1 जो है वो क्या है? आपका दी गई उष्मा। ठीक है, इनपुट हीट इनपुट है। ठीक है, हीट इनपुट, हीट का जो इनपुट था। ठीक है, Q2 क्या था हमारा? जो आउटपुट मिला है, हीट आउटपुट, हीट आउटपुट। और ये क्या बताता है? आपका इफिशियंसी बताता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। इनपुट क्या निकला है? Q1, तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल ही सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं? आप लोगों को बताना है कि दिए गए क्वेश्चन में से, कि बताना है आप लोगों को कौन सा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन का लाभ नहीं है। इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। ये क्या हो सकता है भैया? इंटरनल कंबस्शन इंजन का। हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को भी जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं बना। देखिए, ये आकार में क्या होता है? छोटा होता है। बिल्कुल गलत बात है भैया, आकार में जरूरी नहीं है कि जो आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है वो छोटा ही हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होता है? डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होता है? ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग समझिए। देखिए, पेट्रोल इंजन और ये क्या है? हमारा डीजल इंजन। अब इसको आप लोग समझिए कि होता क्या क्या है।
जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है इसमें आपका जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन क्या होता है, कम होता है। इसका जो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है, कंप्रेशन प्रेशर, कंप्रेशन प्रेशर जो होगा ना, कंप्रेशन प्रेशर इसमें कम होता है। और पेट्रोल डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर जो होगा, कंप्रेशन प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन प्रेशर इसमें क्या होता है, लो होता है, और डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, जहां प्रेशर ज्यादा, कंप्रेशन ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर वाइब्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में जो कंप्रेशन प्रेशर है वो ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही तरीके से आप लोगों का आंसर आया है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही जबरदस्त आंसर है। आ जाए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि गैस टरबाइन किस चक्र पर कार्य करता है। गैस टरबाइन, कार्नोट साइकिल, बेट्रॉन साइकिल, रैंकाइन साइकिल या फिर आपका किरचॉफ साइकिल, बताइए। एक होता है गैस टरबाइन, गैस टरबाइन, इसका पूछता है। एक आपसे पूछेगा भाप टरबाइन, भाप टरबाइन। तीसरा आपसे किसके बारे में पूछता है, डीजल, डीजल इंजन होगा तो डीजल इंजन भैया डीजल साइकिल पर, ये तो आपको पता ही है, डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पर, ठीक है। चलिए, और आपका अगर पेट्रोल इंजन होता तो पेट्रोल इंजन आपका ऑटो साइकिल पर, ऑटो साइकिल पर। क्लियर है। अब आप लोग बताइए कि कार्नोट साइकिल, बेट्रॉन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, किरचॉफ साइकिल, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि जो हमारा गैस टरबाइन है वो किस चीज पर आपका कार्य करेगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। तो जो आपका गैस टरबाइन होता है वो किस पर कार्य करता है, बेट्रॉन साइकिल पर कार्य करता है। लिख लेंगे बेट्रॉन, बेट्रॉन साइकिल, ठीक है। और अगर भाप टरबाइन का ही पूछेगा तो याद रखेगा रैंकाइन, रैंकाइन साइकिल पर, ठीक है। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए आ गया है। भाप पावर प्लांट यानी स्टीम पावर प्लांट किस साइकिल पर कार्य करता है। अभी देखो जस्ट हमने देखा है कि जो गैस टरबाइन है किस पर, बेट्रॉन साइकिल पर, और जो आपका भाप टरबाइन है वो किस पर कार्य करता है, रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है। मार दीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। ऑटो साइकिल है तो किस पर, पेट्रोल इंजन पर। क्लियर है भैया। बेट्रॉन साइकिल किस पर, अभी हमने देखा जो हमारा बेट्रॉन साइकिल है वो गैस टरबाइन, गैस टरबाइन। अब आप देखेंगे कि कार्नोट साइकिल क्या है। तो कार्नोट साइकिल क्या कहता है कि किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, या किसी भी इंजन का जो एफिशिएंसी है 100% हो सकता है, वो कौन कहता है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज्यादा होती है, पर वास्तव में कार्नोट साइकिल फिजिबल नहीं होता। वास्तव में आपका कार्नोट साइकिल जो है वो संभव नहीं है। क्लियर हमारी बात यहां तक आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कार्नोट साइकिल जो कि स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है उसकी दक्षता की होगी। तो देखिए कार्नोट साइकिल में स्टीम बिंदु, तो स्टीम बिंदु यानी कि क्या हो गया आपका, हो गया एक होता है बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए जो हमारा लिक्विड होगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आपका क्या होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री बराबर कितना, 273 केल्विन।
क्लियर है भैया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। और एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको जो टेम्परेचर है उसको किस में लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा किस में? आपको लिखना पड़ेगा केल्विन में। तो 273 केल्विन आ गया। चलिए अब आइए, अब क्या है? हिम बिंदु यानी आइस पॉइंट। वाटर का आइस पॉइंट कितना होता है? तो वाटर का जो जमाव बिंदु होता है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? TH लिखेंगे। हिमांक बिंदु जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल होता है कि नहीं भैया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से इसको लिखिए, TH को लिखेंगे। जब हमको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो 273 प्लस 100, जब यहां से निकालेंगे कितना आएगा? 373 केल्विन आया। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। अब कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होता है। आपका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस TL अपॉन TH, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, TL अपॉन TH आपका फॉर्मूला होता है। आपको TL की वैल्यू कितने दे रखी है? 273 बटा कितना? चलिए यहां से लिखिए, आप ऐसे निकाल लीजिए ना इसको। n बराबर आपको फॉर्मूला है पता है, n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस TL अपॉन TH। क्लियर है? यहां से देखिए 1 माइनस TL की वैल्यू 273 था, बटा में कितना है? 373। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 373 नीचे जाएगा, अब कितना आएगा? 373 माइनस 273 घटा दीजिए, कितना आएगा? ये आएगा आपका 100 बटा 373। इसको क्या करना है? इफिशियंसी निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहां से आपका 26% के करीब आएगा। यहां से कितना आएगा? 26.1% आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 26.1181 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आएगा। यहां से आपका आंसर जो आएगा वो 26% ही आएगा। ठीक है, TL बटा TH यहां से आप लोग निकालेगा, 26.1% आंसर आएगा। बिल्कुल ही सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग डी मारेंगे, बिल्कुल सही आंसर मारेंगे। ठीक है, क्या होता है? कार्नोट साइकिल का NC कार्नोट साइकिल का जो होता है इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखा था? N कार्नोट लिखते हैं। इसको ईटा कार्नोट, ईटा कार्नोट जो होता है क्या होता है? ये होता है 1 माइनस TH अपॉन TL। ठीक है, यहां से आप लोग इसको निकालेंगे, बहुत आसानी के साथ आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीजल शब्द की उत्पत्ति, डीजल शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई किसका स्रोत है? तो देखिए जो डीजल शब्द है वो किसी एक रुडोल्फ डीजल नामक व्यक्ति के नाम पर पड़ा। रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल नामक के एक व्यक्ति थे। इन्होंने डीजल इंजन का क्या किया था? आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पर डीजल शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? किसी महान व्यक्ति का नाम है, उस स्थान का नाम जहां पहली बार विकसित किया, उस व्यक्ति का नाम जिसने डीजल इंजन का विकास किया। बिल्कुल सही आंसर है, रुडोल्फ डीजल ने क्या किया था? रुडोल्फ डीजल ने ही डीजल इंजन का विकास किया था, या डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी, और इन्हीं के नाम पर डीजल इंजन नाम पड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जा सकता है। तो देखिए पेट्रोल इंजन को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि उसमें हम लोग क्या देखेंगे? स्पार्क देखेंगे। अगर स्पार्क लगा होगा, अगर स्पार्क प्लग लगा है तो क्या होगा? पेट्रोल इंजन होगा। अगर वो डीजल इंजन होता तो डीजल इंजन में क्या लगा होता? आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होता। क्या होता? फ्यूल इंजेक्टर लगा होता। तो देख लीजिए स्पार्क प्लग में क्या होना चाहिए? स्पार्क प्लग लगाना होना चाहिए डीजल इंजन में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही आंसर होगा। अब आपका एक प्रश्न बनता है यहां से कि सर हम क्या फ्यूल इंजेक्टर स्पार्क प्लग देख के ही पहचानेंगे? क्या दूसरा तरीका है? क्या हम वॉल्व को देख के नहीं पहचान सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान सकते।
क्योंकि अगर वो डीजल इंजन होगा उसमें भी इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व होगा, अगर वो आपका पेट्रोल इंजन है उसमें भी इनलेट वाल्व होगा आउटलेट वाल्व होगा, तो नहीं पहचान सकते। तो आप लोगों को सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसका स्पार्किंग देखना है कि अगर स्पार्क हो रहा है तो स्पार्क प्लग लगा है तो कौन सा है, आपका पेट्रोल इंजन है। अगर वो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा डीजल इंजन। क्लियर है भैया? आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पेट्रोल इंजन किस चीज पर कार्य करता है। हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया कि पेट्रोल इंजन किस चीज पर साइकिल करता है। रैंकाइन हमने अभी देखा किस पर, गैस टरबाइन। रैंकाइन जो है वो किस पर, गैस टरबाइन। चलिए अब देखिए कार्नोट साइकिल हमने देखा। कार्नोट साइकिल क्या कहता है कि किसी भी साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है, ठीक है। या फिर दूसरा ये कहता है कि कार्नोट साइकिल ये कहता है कि किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, ये बोलता है कार्नोट साइकिल। जूल साइकिल नहीं होगा, ऑटो साइकिल। भैया ऑप्शन नंबर आप लोगों ने 1 मार दिया होगा, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर मारा। ऑप्शन नंबर 1 जिनका भी आया है उनका सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर 1 कि जो पेट्रोल इंजन है वो किस चीज पर कार्य करता है, वो आपका कार्य करता है ऑटो साइकिल पर। यहां से एक प्रश्न पूछता है आपसे, यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रश्न ये होगा कि पेट्रोल साइकिल जो है, पेट्रोल इंजन जो है, ऑटो साइकिल है, वो कौन सा प्रोसेस है। तो याद रखिएगा ये जो पेट्रोल साइकिल है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो स्थिर आयतन प्रोसेस, स्थिर आयतन, कांस्टेंट वॉल्यूम को स्थिर आयतन प्रोसेस बोला था, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 बिल्कुल ही सही आंसर आया था। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आईसी इंजन का तात्पर्य क्या होता है। एक होता है आपका आईसी इंजन, आईसी इंजन जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। अगर बात किया जाए हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक / अंतर्दहन, आंतरिक दहन इंजन, ठीक है, इंजन बोला जाता है। अब देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय दहन इंजन गलत बात है भैया, अंतर्दहन इंजन आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए यहां से क्या है, बहिर्दहन इंजन, इसको क्या बोलते हैं, ईसी इंजन। ईसी इंजन, बहिर्दहन इंजन को बोलते हैं कौन सा, ईसी इंजन। और ईसी इंजन दैट इज एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। अब बात किया जाए कि इंटरनल कंबस्शन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या, तो ध्यान दीजिए जो अंतर्दहन इंजन है, आंतरिक दहन इंजन है, उसमें जो कंबस्शन चेंबर होगा वो क्या होगा, इंजन के अंदर होगा, ठीक है। कंबस्शन चेंबर जो होगा इंजन के अंदर होगा, जिसका एग्जांपल आप पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन याद रखेंगे। और जैसे गैस टरबाइन है, भाप टरबाइन है, स्टीम टरबाइन, ये सब का सब जो है उसके लिए आपको कंबस्शन के लिए अलग से आपको चेंबर बनाना पड़ता है। तो सिलेंडर के बाहर अगर कंबस्शन चेंबर है तो वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, जिसको हम लोग ईसी इंजन बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही आंसर था, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है। हीट इंजन का मूल रूप से किस चीज के लिए प्रयोग होता है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले क्या होगा, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से आपका बनेगा हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से आपका बनेगा मैकेनिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, और उष्मा ऊर्जा से क्या बनेगा, आपका यांत्रिक ऊर्जा बनेगा। और हीट इंजन का जो काम शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। हीट इंजन का काम जो होता है यहीं से शुरू होता है। इंजन का जो काम है ना, यहीं पर आपका शुरू होता है।
ठीक है, हीट इंजन हो इसका काम यहीं पर शुरू होता है। केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, केमिकल एनर्जी कौन सा है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब में केमिकल एनर्जी है, उसको हम जलाएंगे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उस हीट एनर्जी को जो हमारा इंजन होगा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना हमारा इंजन या फिर ऊष्मा इंजन का काम है। देख लीजिए, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सही आप लोगों का आंसर आया होगा। ऑप्शन नंबर सी कि केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी से आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बहुत ही सही आंसर आया था। ठीक है भैया, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए कि द इग्निशन ऑफ ए चार्ज बाय सम हॉट सरफेस विथ इन द इंजन बिफोर पासेज ऑफ ए स्पार्क इज कॉल्ड। बताइए, स्पार्क के पैसेज से पूर्व इंजन के अंदर कतिपय गर्म सतह द्वारा चार्ज के प्रज्वलन को क्या कहते हैं? किसमें पूछा गया है? इसरो डीजल मैकेनिक में 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि स्पार्क हो रहा है, स्पार्क में जो पैसेज है उसके पूर्व इंजन में जो कतिपय गर्म हो गया उसके चार्ज को प्रज्वलन क्या कहते हैं? तो देखिए, एक होता है आपका इग्निशन टाइमिंग, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कई बार आप इसमें इग्निशन टाइमिंग, यहां देखिए, इग्निशन टाइमिंग से पहले अगर ईंधन का दहन हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इग्निशन। और के बाद, इस चीज को याद रखेंगे आप, के बाद तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन लैग या फिर इग्निशन डिले। इग्निशन लैग या फिर इग्निशन डिले, इसी को कहा जाता है इग्निशन डिले। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि चार्ज का प्रज्वलन पहले हो रहा है, पूर्व इंजन का दहन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक प्री इग्निशन आपका सही आंसर हो जाएगा। और इग्निशन डिले क्या होता है कि इग्निशन टाइमिंग के बाद अगर हमारा जो ईंधन में दहन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन डिले बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों के कितने आए हैं भैया? एक आया है और बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आया है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कौन सा होता है? मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन जो होता है कौन सा होता है? क्या बाह्य दहन इंजन होता है? नहीं होता है। पूर्व दहन इंजन होता है? नहीं होता है। आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। मोटर गाड़ियों में इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रयोग होता है। ठीक है, मोटर गाड़ियों में इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को कितना आ रहा है? ए आ रहा है, और बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं? यानी आपसे ये पूछा गया कि हीट इंजन कौन सा नहीं है। तो हीट इंजन देखिए, हीट इंजन क्या है? जो कि आपका हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। ये क्या है आपका? हीट इंजन। अब आइए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। डीजल इंजन, बिल्कुल भैया, हमने डीजल में डीजल डाला है। डीजल जैसे ही डाला उसमें कौन सा है आपका? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से क्या बना? ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा से क्या हो गया? आपका यांत्रिक ऊर्जा बन गया। तो ये तो होगा। चलिए आ गया ये। आगे देखिए, पेट्रोल इंजन बिल्कुल आपका होगा।
अब देखिए भाप टरबाइन, भाप टरबाइन के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं। टरबाइन में आप लोग कोयला यूज करते हैं। कोयला क्या है, रासायनिक ऊर्जा से पहले उष्मा ऊर्जा बनेगा, उष्मा ऊर्जा कोयला को जब हम जलाएंगे तो हीट एनर्जी बनेगा, उस हीट एनर्जी को इंजन क्या करेगा, अपना मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर टरबाइन को चलाएगा। तो ये तो सही है। लेकिन देखिए विंड टरबाइन, विंड टरबाइन इसका बोलते हैं विंड टरबाइन, विंड टरबाइन, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये पवन जो हमारा क्या है, इसमें हीट एनर्जी कोई जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो आपका क्या होता है, बड़े बड़े आप गुजरात वगैरह जाइएगा, बड़े बड़े शहरों में देखिएगा कि एक बहुत बड़ा पंखा लगा होता है, बहुत बड़ा विंड टरबाइन आपका। उसमें क्या होता है, फैन टाइप का एक पोल होगा, एक पोल होगा, यहां से क्या होगा, ये आपका लगा होगा कुछ इस प्रकार का, तीन बड़ा ज्यादा आपका तीन पंखा लगा होता है, और ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है। क्या होगा, ऐसे कुछ अपना इस सर्कल में क्या करता है, जैसे ये रोटेट करेगा तो हवा की बहाव को क्या करेगा, ये कंसंट्रेट करेगा, और उससे क्या करता है, ये क्या करता है, टरबाइन को इस हवा से घुमाने का काम करता है। तो इसमें कहीं हवा में कहीं आपको उष्मा दिख रहा है, हीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप लोगों के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है कि साइड व्यू से अगले पहिए की सेंटर की ओर की जो पिछले पहिए की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए गाड़ी में एक होता है आपका फ्रंट व्हील, एक होता है गाड़ी में फ्रंट व्हील, और दूसरा क्या होता है आपका रियर व्हील, रियर व्हील, ठीक है। क्या है, रियर व्हील। तो जो फ्रंट व्हील का सेंटर लाइन है, ठीक है, मान लो ये हमारा गाड़ी है, 4 चक्का गाड़ी है, तो दूगो यहां चक्का होगा, दूगो यहां चक्का होगा, इसका सेंटर लाइन है ये, और इसका सेंटर लाइन है ये, इसके बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है भैया व्हील बेस, इसी को क्या बोला जाता है, व्हील बेस। और देखिए कहां दिख रहा है भैया, व्हील ट्रैक, गलत बात है। रियर ओवरहंग, गलत बात है। फ्रंट ओवरहंग, गलत बात है। व्हील बेस, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के बिल्कुल ही सही आंसर आए हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ निश्चित तौर से दोस्तों के साथ शेयर करो कि रेलवे धाम पटना के द्वारा आप लोगों के डेली फीटर, डीजल, टर्नर, बेल्टर, मशीनिस्ट, इन सभी ट्रेड का सेशन आप लोग के लिए लाया जा रहा है। चलिए जी एक बार आप लोग इस सेशन को लाइक करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन आने से पहले देखो कि गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेलवे धाम पटना, ठीक है। तो अगर आप रेलवे में अपनी गारंटी पक्की करनी चाहते हैं, जॉब की गारंटी पक्की करनी चाहते हैं, तो कहां जुड़ना है आपको, रेलवे धाम पटना आरडीपी टीम के साथ आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। आरडीपी टीम का एक अपना स्कोर प्लस एप्लीकेशन, वहां पर जुड़िए, और टीचर्स की बहुत ही शानदार टीचर्स की टीम आपके लिए काम कर रही है, वहां से आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगा। देखिए रेलवे धाम पटना के द्वारा स्कोर प्लस पर एप्लीकेशन पर आपका एक बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन बैच चल रहा है, और मैंने कई बार कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये फाउंडेशन का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, और जो ये अपना बैच है फाउंडेशन बैच, अपने नाम के अनुरूप ये अपना बैच खुद में जस्टिफाई कर रहा है। ये आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ट्रेड थ्योरी, चाहे आईटीआई में आपका XYZ कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड का कंप्लीट बेसिक लेवल से थ्योरी, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट बेसिक लेवल से थ्योरी, साथ ही साथ आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग का आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से, इन सभी चीजों की आपकी पढ़ाई आपको स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैच के माध्यम से करवाई जाती है। फाउंडेशन बैच के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नई ऊंचाई पर लेकर चलिए। आइए क्वेश्चन की शुरुआत फिर से आ गई है कि आधुनिक ऑटोमोबाइल में आमतौर पर किस प्रकार के थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। थर्मोस्टेट के कार्य की बात करें हम लोग, अगर थर्मोस्टेट की कार्य की बात किया जाए तो थर्मोस्टेट में आप लोग याद रखेंगे, जो थर्मोस्टेट होता है इसका कार्य होता है ताप का नियंत्रित करना, नियंत्रण, ताप का नियंत्रण करना, या फिर नियंत्रण या फिर स्थिर रखना, ताप का नियंत्रण या फिर स्थिर करना, ये दोनों
कार्य हैं। किसके भैया? थर्मोस्टेट के। और जो थर्मोस्टेट होता है मॉडर्न गाड़ियों में, जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां हैं उसमें आज आमतौर पर मोम टाइप ऑप्शन नंबर आप लोगों ने 1 लगाया होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों ने लगाया होगा, बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है भैया? आ जाओ अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या करा है कि कनेक्टिंग रॉड के उस मध्य भाग को क्या कहा जाता है जो शीर्ष, हेड और बड़े आकार को जोड़ता है। देखिए सबसे पहले आपको यहां से कई सारे प्रश्न, देखिए पहला ये है, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, चलो आओ अब इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन में आपका कम से कम 5-7 प्रश्न बनने वाला है। देखो इसको क्या बोलते हैं? बिग इंड। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंड। ठीक है, स्मॉल इंड। चलिए अब देखिए यहां से प्रश्न पूछता है, जो बिग इंड होता है वहां पर क्रैंक पिन लगा होगा। क्या लगा होगा? क्रैंक पिन लगा होगा। ठीक है, और जो आपका स्मॉल इंड होगा वहां पर देखो पिस्टन पिन, रिस्ट पिन, गजन पिन, तीनों एक ही नाम है। मैं एक लिख रहा हूं यहां पर, याद रखिएगा, पिस्टन पिन। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक चीज यहां से देखिएगा, स्मॉल इंड और बिग इंड के बीच का जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? शैंक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शैंक बोला जाता है। इसकी आकृति अगर आप लोग देखिएगा, अगर कभी से आकार पूछेगा कि कनेक्टिंग रॉड का आकार कैसा होता है, तो आकार आपको मारना है किसका? आई आकार का। आई आकार है कि नहीं? चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड के उस मध्य भाग को क्या कहा जाता है जो शीर्ष, हेड और बड़े सिरे को जोड़ता है। देखिए शीर्ष का जो हेड है वो स्मॉल इंड और बड़े सिरे को जोड़ रहा है, तो कौन जोड़ रहा है? यही तो शैंक जोड़ रहा है ना। यही वाला तो पार्ट है जो कि हमारा क्या है? ये सब का सब शैंक है। मार दीजिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आएगा और सही आंसर भी आएगा। अब आइए यहां से प्रश्न पूछता है कि कनेक्टिंग रॉड का कार्य क्या है, तो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने का काम कौन करता है? ये कनेक्टिंग रॉड करता है। क्लियर है? पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने का काम कौन करता है? आपका कनेक्टिंग रॉड करता है। कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे पर, बिग एंड पर क्रैंक पिन लगा होता है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड पर आपका पिस्टन पिन, रिस्ट पिन, गजन पिन, तीनों एक ही चीज है, एक ही नाम है। पिस्टन पिन बोल लो, रिस्ट पिन बोल लो, गजन पिन बोल लो, ये सब का सब लगा होता है। और ये क्या करता है? कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को पिस्टन से जोड़ता है। क्लियर है भैया? कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को पिस्टन से जोड़ने का काम करेगा। कौन करेगा? पिस्टन पिन करेगा, रिस्ट पिन करेगा, गजन पिन करेगा। चलो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आया, बिल्कुल सही आंसर आया था। आ जाओ अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि इन स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग व्हाट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू द स्टार्टर मोटर। आप लोगों को बताना है कि जब हम लोग इंजन को, डीजल इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टर मोटर को पावर कौन सप्लाई करता है? बैटरी करता है, डायनमो करता है, रेक्टिफायर करता है, या फिर जनरेटर करता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी आप लोग इसके आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर लोग ए आकर है और एक आपका बिल्कुल सही आंसर है कि स्टार्टर मोटर को जो पावर मिलता है डीजल इंजन में स्टार्ट करने के लिए वो कहां से होता है? बैटरी से मिलता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक बिल्कुल और यही सही तरीके से सही आंसर है कि स्टार्टर मोटर को जो पावर मिलता है वो बैटरी से मिलता है। और ये स्टार्टर मोटर किससे कनेक्टेड होता है? जो स्टार्टर मोटर होता है वो फ्लाई व्हील से कनेक्टेड होता है। तो स्टार्टर मोटर से पावर आया, बैटरी से पावर आया स्टार्टर मोटर में, स्टार्टर से मोटर से पावर कहां गया? फ्लाई व्हील में पावर जाता है। फ्लाई व्हील क्या करेगा? इंजन को पावर देने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? मच ऑफ द हीट इन द गैसेज में बी रिकवर्ड बाय द यूज ऑफ। देखिए क्या होता है, हमारा डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, चाहे कोई भी इंजन हो, स्टीम इंजन हो, गैस इंजन हो, टरबाइन इंजन हो, देखिए क्या होगा कि जैसे ही हमने इंजन के अंदर फ्यूल दिया, ईंधन दिया, क्या होगा? वो जलेगा।
रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा बना, उष्मा ऊर्जा को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और एनर्जी का ऊर्जा का नियम आपको पता है कि किसी भी चीज को, कोई भी एनर्जी का हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जो जब एनर्जी का कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी से जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो टोटल 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता। किसी भी चीज की इफिशिएंसी 100% नहीं होती। यो प्रैक्टिकल में किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो मान लीजिए अगर आपको 100% क्या था, 100% हीट एनर्जी था, वहां से जो कन्वर्जन हुआ हीट इंजन के द्वारा 70% हुआ किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो 30% हीट एनर्जी तो बच गया कि नहीं बच गया, 30% आपका क्या बच गया, उष्मा ऊर्जा बच गया। इस 30% ऊर्जा को क्या किया जाता है कि 30% ऊर्जा को हीट एक्सचेंजर के द्वारा उस हीट एक्सचेंजर के द्वारा क्या किया जाता है, दोबारा से कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक बिल्कुल ही सही और जबरदस्त आंसर आया है। ऑप्शन नंबर 1 लोगों के आ रहे हैं और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर था। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पर। व्हिच कंपोनेंट एक्ट्स एज द ड्राइव डिवाइस इन द ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन सिस्टम। आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑटोमोबाइल में ड्राइव कंडीशन का कार्य करता है। आप लोगों को बताना है। देखिए ऑटोमोबाइल में क्या है, एयर कंडीशन। तो एसी में जो ड्राइवर का काम करता है वो एसी में, एयर कंडीशन में जो ड्राइवर का काम है वो कंप्रेसर का होता है। किसका, कंप्रेसर का। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल और जबरदस्त सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर भी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियोज को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ रेलवे धाम पटना के बारे में निश्चित तौर से शेयर करें कि रेलवे धाम पटना के द्वारा आप लोगों के लिए कौन कौन सा सेशन लाया जा रहा है। अगर सेशंस की बात आ रही है तो सवेरे 7 बजे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पीके साई सर के द्वारा, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का सेशन हमारे द्वारा 8 बजे का सेशन जिसमें अभी आप लोग जुड़े हुए हो। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों का सेशन एसआर मैम और एम कुमार सर के द्वारा रात 6:30 बजे से, और रात 8 बजे से जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। इस सेशन में आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई, नई दिशा में ले जाने का कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सीरीज में। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।